जी बच्चों, तो 82B स्टार्ट करते हैं। नुमान भाई इज़ हेयर। नुमान भाई खरगोश हैं, सॉरी नहीं, HERE। क्वेश्चन नंबर 4 पेज 665 पे ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 4। जी, पिछले लेक्चर में 82A में हमने एसोसिएट के सवाल में बैलेंस शीट करना सीखी थी। कोशिश करूंगा मैं अराउंड 1 और ये क्लास हमारी चले, इसमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट सीख कर, और फिर इसका कोई और होमवर्क नहीं दूंगा मैं। आपका जो पिछले लेक्चर वाला होमवर्क है वो ही होमवर्क होगा आपका। ओके हैं? ये होमवर्क है, ये ऊपर वाला सवाल 2 कर लिया था ना 2, तो 3 होमवर्क था। ये लो चलो, इन दोनों लेक्चर्स का एक ही होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 पढ़ें। किधर गया? छोटा सा सवाल ही है। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर पी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, सफ़ा नंबर 665। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम ऑफ PL, इट्स सब्सिडरी SL एंड एसोसिएट AL एट 31 दिसंबर 19 आर शोन बिलो। S लिमिटेड, P लिमिटेड, S लिमिटेड और A लिमिटेड। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद पहली एडजस्टमेंट मशहूर ज़माना, सिंपल वाली एडजस्टमेंट है। जनाब वालेकुम सलाम, पिछली क्लास में आते तो एसोसिएट तो कर लेते। अच्छा, तो अब इधर देखें जी, बैलेंस शीट का सवाल करते हुए हमने एसोसिएट की सारी बैलेंस शीट को काट दिया था सिवाय प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स के। ऐसे ही इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए सारी इनकम स्टेटमेंट को काट देंगे सिवाय प्रॉफिट ऑफ एक, बस। ठीक है, बाकी सारा सवाल वैसे ही चलेगा। जैसे वहाँ पे एक नई वर्किंग वजूद में आई थी, वर्किंग 7, ऐसे ही यहाँ पर ए के प्रॉफिट्स की वर्किंग आएगी जो 5.1 का नाम देंगे जिसको। ठीक है, तो हमारी वर्किंग अब पूरी हो गई हैं। ठीक है, वर्किंग इसके अलावा कोई नहीं होती। जो पहली पेट 6 वर्किंग्स हैं, बल्कि 7 कह लें। वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग 2 SRE, वर्किंग 3 CRE, वर्किंग 4 NCI, वर्किंग 5 S प्रॉफिट्स, 5.1 शेयर ऑफ P इन A's प्रॉफिट, असल में ये लफ्ज़ होगा, लिखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद वर्किंग 6 मिसिंग फिगर्स के लिए थी और 7 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इससे आगे सवाल से रेलेवेंट वर्किंग्स होती हैं। फुल फ्लैश सवाल में बस यही वर्किंग्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब तरतीब वही, P और S को ऐड करते जाएंगे, लेकिन एडिशनल काम क्या करते थे? S के प्रॉफिट को वर्किंग 5 में ले जाते थे। आज इसके लिए वर्किंग 5.1 आएगी, बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, बहुत आसान। जिसने कंसोलिडेशन में सब्सिडरी की अकाउंटिंग करते हुए मेहनत कर रखी है उसको मसला नहीं होता। मैक्सिमम मसला वही है जो मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिया कि आपको कभी कभी जब A बेचने वाला हो फिर तो स्टॉक P के पास पड़ा होगा, लेकिन जब P बेचने वाला हो स्टॉक या फिक्स एसेट, तो एक की बैलेंस शीट हमारे पास एडिट नहीं होती। तो ऐसी सूरत में हम मजबूरन किसको हिट कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को। लेकिन ये तो इनकम स्टेटमेंट का सवाल है, अकेली इनकम स्टेटमेंट का सवाल है, तो इसमें तो वैसे ही आपको बताया हुआ है कि हमने सिंगल इम्पैक्ट सोचना होता है कि एक्सपेंस को बढ़ाना है या कम करना है, इनकम को बढ़ाना है या कम करना है, बस वही हम सोचते हैं। बैलेंस शीट का आइटम तो हम देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। ठीक है, वही अगेन S की एडजस्टमेंट्स होंगी तो S प्रॉफिट को हिट करेंगे, और A की एडजस्टमेंट्स होंगी तो देखेंगे क्या करना है। ठीक है, शुरू करें जी काम। तो क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर कौन सा है जी? 665। P ग्रुप, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ईयर एंड बताएंगे प्लीज। 19 जी। अब उसी तरह से सेल्स 15,000 जमा 7500 जमा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 15,000 जमा 7500। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 12,000 जमा 5,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 12,000 जमा 5,000। उसके बाद प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स। ठीक है,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पूरा ही लिखना पड़ेगा फिर, पीबीटी। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस लेस होता है। टैक्स एक्सपेंस गिवन है इनकम टैक्स 1000 और 750 जी। और फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसको फिर आप एट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन एक चीज जो एडिशनल आनी है, मैं भी भूल गया, सॉरी, जज्बात में, पीबीटी से ऊपर आपने एक लाइन ऐड करनी थी। ठीक है जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। पहला सवाल, ठीक है, साथ नोट करने वाला कौन कौन था, हाथ खड़ा करें जी। तो लाइन छोड़ दी थी, गुड। तो भाई पीबीटी से पहले एक लाइन खाली छोड़नी है। जैसे बैलेंस शीट में, इक्विटी मेथड है ना, बैलेंस शीट में पूरा एक लाइन आइटम ऐड हो गया था जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कहा था। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में भी हम एक लाइन आइटम ऐड कर देंगे जिसमें ए के प्रॉफिट्स में हमारा शेयर, जैसे ए की इक्विटी में हमारा शेयर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कहलाया था, वैसे ही ए के प्रॉफिट्स में हमारा शेयर जो है वो भी एज अ सेपरेट लाइन आइटम आएगा। उसको लाइन बाय लाइन हम ऐड नहीं करते, यही तो इक्विटी मेथड है। बैलेंस शीट लाइन बाय लाइन ऐड नहीं की थी, बल्कि इन्वेस्टमेंट को अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट से ग्रो करा लिया था, इक्विटी मेथड। ऐसे इनकम स्टेटमेंट में लाइन बाय लाइन सब्सिडरी ऐड होती है, ठीक है। एसोसिएट को लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करना, एक नई लाइन इसमें आपने इंसर्ट करनी है, थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक है। पीबीटी के बाद, सॉरी जी, टैक्स एक्सपेंस कितना है, 1000 जमा 750। इसको हाँ क्लोज ही कर दिया करें, टैक्स की कभी भी एडजस्टमेंट आपको आ ही नहीं सकती, ग्रुप टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर आपने एट्रीब्यूट करना है। अब एट्रीब्यूशन में आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा भी सही, वैसे दोबारा पेरेंट होगा, पेरेंट ओनर्स लिखा करें पर्चे में, जब लिखना ना तो यहाँ पेरेंट ओनर्स लिखना, तो पेरेंट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। उसी तरह से वर्किंग 5 और बैलेंस सही। क्या मतलब, मतलब ये बच्चों के इस प्रॉफिट के अंदर पी का पूरा प्रॉफिट होगा ना, तो बोलो, और एस के प्रॉफिट का हमारा शेयर, ऑलरेडी हमारा शेयर होगा, किसी का शेयर नहीं लिखा होगा, सॉरी ए के प्रॉफिट का। लेकिन जो एस है ना, एस, उसको हमने पूरा ऐड किया हुआ है, तो एनसीआई को अलग करना होता है। तो जो ए के प्रॉफिट का हमारा शेयर है वो कोई कंसर्निंग बात नहीं, वो पहले ही हमने हर चीज़ ही उसमें अपने शेयर के हिसाब से काउंटिंग करनी होती है, जो लाल लाइन से परसेंटेज भी लगा रहे थे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मसला वहीं पर ही होगा कि इस पूरे प्रॉफिट में पेरेंट का पूरा प्रॉफिट होगा, एसोसिएट का हमारा शेयर होगा नई लाइन आइटम में, ठीक है, और एनसीआई निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने एस भी पूरा लिखा हुआ है, उसमें से सिर्फ एनसीआई, वही पुराना काम करेंगे। एक लाइन आइटम सिर्फ यहाँ पर नया ऐड होना है जिसका नाम होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ये वर्किंग 5.1 से आएगा, ठीक है। जैसे आपका एक नया लाइन आइटम ऐड हुआ था, उसका नाम क्या था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और यहां पे क्या नया लाइन आइटम आया, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। बाकी सारी बैलेंस शीट भी वैसे थी, बाकी सारी इनकम स्टेटमेंट भी वैसे ही रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। अब सिर्फ आज इनकम स्टेटमेंट का सवाल है ना, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए आपने वर्किंग 5 बनानी होती है, और 5.1 आज नहीं बनेगी। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, बैलेंस शीट का सवाल करते हुए वर्किंग 1 भी चाहिए आपको, वर्किंग 2 भी चाहिए, वर्किंग 3 भी चाहिए, वर्किंग 4 भी चाहिए। इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए वर्किंग 5 चाहिए, वर्किंग 5 चाहिए, 2, 3, 4 नहीं चाहिए, लेकिन 1 फिर भी चाहिए, क्योंकि गुडविल चेक करेंगे। अगर नेगेटिव हुई तो अदर इनकम में ऐड होगी, और अगर पॉजिटिव हुई तो वो गुडविल इंपेयरमेंट के लिए यूज होकर इंपेयरमेंट लॉस में जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वर्किंग 1 और वर्किंग 5, वर्किंग 1 इज मस्ट। वर्किंग 1 अगर प्रॉफिट एंड लॉस का भी सिर्फ सवाल कर रहे हो तो वर्किंग 1 लाजमी बनेगी। वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। हाँ, अगर अब बैलेंस शीट का सवाल होगा तो एसआरई भी होगा, सीआरई भी होगा, एनसीआई भी होगा, ठीक है, और साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा तो एस प्रॉफिट भी होगा, ओके। लेकिन एडजस्टमेंट 1 लाजमी, ओके। बहरहाल फिलहाल तो हम
प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल कर रहे हैं, तो बाकी कोई वर्किंग नहीं बनी, सिर्फ वर्किंग 5S प्रॉफिट्स बन गई। और आज की नई वर्किंग है 5.1, जिसको आप कहते हो नवा है सोनिया जी। ये क्या है? ये एज प्रॉफिट ना लिखना, ए का प्रॉफिट तो ज्यादा होगा, हम इसमें क्या लिखेंगे लफ्ज, वही लफ्ज लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ठीक है, चलो ये एस भी वापस आ गया हमारा, है जी। कहाँ थे यार तुम, इतने बीमार, इतने लंबे बच गए हो फिर भी तुम, हैं? अच्छा ठीक है जी, जरा पॉज कीजिएगा जी बच्चों। तो अब डाटा सारा उठा चुके हैं, जो चीज़ें रह गई हैं एंड पे ना सारा कुछ लिखते आते थे, और फिर ये एडिशनल काम क्या करते थे, एस के प्रॉफिट को वर्किंग 5 में लिखते थे। आज ए के प्रॉफिट का हमारा शेयर वर्किंग 5 में लिखेंगे, पूरा प्रॉफिट नहीं लिखना, ठीक है। तो एज प्रॉफिट, एस प्रॉफिट जी कितना, 1750। यहां पे वही उसूल हैं जो आज तक पढ़े थे, अगर ड्यूरिंग द ईयर होगा तो परसेंटेज वो बटे लगा लेंगे, और अगर कुछ स्पेसिफिक इनकम है जो किसी एक पीरियड से कर रही है रिलेट, तो उसको उसमें वर्किंग सिखाई हुई है, ठीक है ना। यहां पुराने उसूल ही हैं, यहां पे नया काम, ए प्रॉफिट, लेकिन ए का प्रॉफिट जो 2000 है, उस 2000 पर रेड मार्कर, हर चीज 40%, तो प्रॉफिट भी 40% जी। आप कहोगे फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को भी 40% करते, वो इन्वेस्टमेंट थी ही 40% शेयर्स की। अब सवाल मिट गया, काश मुझे पहले याद आ जाता। वो इन्वेस्टमेंट तो थी ही शेयर्स के 40% की इनटू प्राइस निकाल कर, तो वो तो हाई वाले इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट तो थी ही 40% पे, ठीक है। तो 2000 इंटू पता नहीं, P acquired 80% ऑफ S एंड 25% ऑफ A जी, बोलो 500, ठीक है, हमारा शेयर डन। अच्छा जी, अब उसके बाद P acquired 80% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ S ऑन यकम जनवरी एंड 25% शेयर कैपिटल ऑफ A ऑन यकम जनवरी 1919, ठीक है। और कोई और एडजस्टमेंट नहीं है भाई, मतलब कोई गुडविल शुडविल नहीं है, बस छोड़ो फिलहाल इस सवाल में, तो फिर ये नहीं बन सकता, डाटा नहीं है, ठीक है। खत्म करो कहानी, फिर हो सकता है गुडविल ना हो, फिर सिफर जितने की चीज़ उतने की ली हो, या जो भी है, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है पॉजिटिव गुडविल हो, इंपेयरमेंट ना हुई हो, डाटा नहीं गिवन, इसलिए वर्किंग वन नहीं बन सकती। अब क्या करते होते थे, CRE पुर कराते थे, NCI 1750 का 80% तो भाई हमने लिया है, ठीक है, तो 20% किसी और का है जी, 350, ओके। अच्छा, अब ये 350 इधर आ गया, जो चीज निकल रही हो तो लिखें, डन। नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 500 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़ी, एडजस्टमेंट अभी अगले सवाल में आएंगी ना, पहले सवाल में थोड़ी आती होती हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हमारा शेयर ए के प्रॉफिट्स में कितना है, 500, ये 500 क्लोजिंग है, क्लोजिंग का मतलब बैलेंस शीट में नहीं चला जाएगा, हर क्लोजिंग तो इनकम स्टेटमेंट में तो जाती है क्लोजिंग, इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ये हमारा फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट पे आएगा, और 500, ठीक है जी। अब सिंपल है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया है, टोटल कराओ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल 22,500, फिर 17,000, और ये एक चीज ऐड हो गई, तो PBT कितना आ गया, हाँ 6,000 पूरा, 6,000, 1750 निकल गया, बाकी 4250, ये 4250, देखो इस 4250 में पूरा P पड़ा है, कोई मसला नहीं, S का हमारा शेयर पड़ा है, कोई मसला नहीं, पूरा S पड़ा है, इस पे मसला है सिर्फ, इसमें से 20% हमारा नहीं है, तो वो 350 अलग कर दिया, बाकी सारा हमारा है, कितना 30, ठीक है जी, नोट फरमा लें,
ये पहला सवाल। चार इस तरह रख दे। जी ये 20 नंबर का सवाल हो इतना सा? भाई इधर कौन कौन है इधर रहता? दो जी। 20 नंबर क्या, 20 मार्क्स क्या? 18 नंबर ही है जो एडजस्टमेंट घटा देगा। अब ये सवाल जो है, अब पिछला सवाल जो हमने किया है देखा जाए तो वो सवाल करवाने वाले ने तकरीबन 1 घंटे से कम में करवा लिया है। तो आप खुद सोचो, करने वाले तो आधे घंटे में कर ही लेंगे ना। ठीक है, वो एडजस्टमेंट्स हैं रिपीट करने वाली। ठीक है, एक बार जो सीखना शुरू किया था, कब से सफ़र जारी है हमारा। तो जी जी हैंड रिटन पेजेस में है, वो पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। आज नहीं, आज ज़रा आप प्रैक्टिस करें, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह जी। यार नंबर शंबर छोड़ो, बस टॉपिक तैयार करो और जितने का मर्जी जैसा मर्जी सवाल है, पासिंग मार्क्स आपने लेने हैं, उसमें से आसान हो तो ज़्यादा मार्क्स ले लेने हैं, मुश्किल भी हो सवाल, पासिंग मार्क्स आपने फाइट करके लेने हैं बस। अच्छा जी, मसला ही कोई नहीं है। बड़ा मिस कर रहे थे हम इस बात को कि मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा जी इधर देखें, मसला ही कोई नहीं है। अगर आप गौर करें, सिर्फ ये नई चीज़ आई है और ये, तो फिर तो इनकम स्टेटमेंट एसोसिएट मसला ही कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ओपन करें, करने वाला सवाल करें, चलें। जी इससे अगला सवाल इसी सफ़े पर, इससे अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है। कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स भी हैं उसमें। नहीं नहीं, ख़त्म ही हो जानी है बस। शुरू करें जी। बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर P/S&A फॉर द ईयर 30 सितंबर 18। P एक्वायर्ड 80% ऑफ S, P एक्वायर्ड 30% ऑफ A। तो ये तो पता लग गया कि S वाकई S है और A वाकई A है। ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट्स तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले ज़रा देखें सवाल में इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, या दोनों है। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो मेरे ख्याल में बेसिक काम पहले कर लेते हैं। ठीक है, और फिर एडजस्टमेंट्स तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, पता नहीं लोग मिटाते ही नहीं है खुद मिटा लूँगा मैं। फिर अब मैं मिटाऊंगा तो ऐसे ही मिटाऊंगा फिर। नहीं नहीं, मतलब की चीज़ें छोड़ दूंगा। जी बच्चों, जी बच्चों, इनकम स्टेटमेंट का सवाल करना हो तो मैक्सिमम ये मेन ये वर्किंग है बेटा। बाकी तो आपको पता है हर एडजस्टमेंट की हम वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना, मेन ये वर्किंग्स बहरहाल होंगी। ठीक है, एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग 5S प्रॉफिट, वर्किंग 5.1 शेयर ऑफ P फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, जो भी यहाँ लिखा हुआ है सिंपल करके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, P ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेल्स है। ओह छुरियां नहीं है, छुरियां तो होती हैं वो जो बटा लगाते हैं, ये तो टोके हैं, टोके जो चल जाते हैं ऐसे, सब गया। और ये वर्किंग नंबर 5.1 में, ये वर्किंग नंबर 5 में जाएगा प्रॉफिट। ठीक हो गया। चलो चलो, अब वैसे ही ना ऐड करते हुए कहीं हम 10,000 जमा 4500 जमा 3,000 कर जाते हैं, खुदा ना खास्ता। अब नहीं है, अब नहीं हो सकता हमसे ये। ठीक है, तो सेल्स बताएं जी। 10,000 जमा 4500,
ओके नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल 4500 जमा 1500। कॉस्ट ऑफ, वो यहां से ना लेस ऐड नहीं लिखता मैं, ध्यान से खुद देख लिया करो, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ सेल 4500 जमा 1500। नेक्स्ट, अदर इनकम जीपी के बाद होती है, तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद अदर इनकम में है, अदर इनकम 500 जमा 200। वो पीबीटी से पहले लिखते हैं, एंड पे जस्ट पीबीटी से जस्ट एक लाइन ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। पहले फाइनेंस कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें एडमिन सेलिंग एक्सपेंस जो कुछ आता है वो लिख लो। पीबीटी से पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट लिखना, फिर पीबीटी, फिर टैक्स, फिर पैट। ओके जी, 500 जमा 200। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस 2750 जमा 16। तो ये भी, ये लेस होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जी, कितना 2750 जमा 1600। खैर जो थोड़ी सी जगह की गुंजाइश जो भी बन जाए, एडजस्टमेंट्स भी आनी है, चलो जितनी को बन सकती है, ठीक है जी बेटा। अब केड़ा लैन वाला कैमरा बंद करवा के मैंने माफ किया भाई को, जाओ कर लो जो करना है। ओके, माफ करने वाले को बहुत फजाइल हैं, फिर कभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। माफ करते रहा करो एक दूसरे को जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट भी एक्सपेंस है। फाइनेंस कॉस्ट जी बोलें 700 जमा 500 है, मुझे क्यों 700 नजर आया, 750 जमा 500। अच्छा वो नीचे वाली फिगर जो देख लो, अच्छा नेक्स्ट, ये भी बात है। नेक्स्ट पीबीटी आ गया, अब आ गया भाई लाइन वालों, और लाइन वालों यहां पर लिखो शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमारा ही शेयर होना है ना, पी का शेयर लिखने की जरूरत नहीं है, पी ग्रुप की 5 स्टेटमेंट्स बन रही है ना, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट वर्किंग 5.1, ठीक है। तो ये लाइन अब आ गई आप लोगों की। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसको आपने ना पीबीटी से पहले लिखना होता है बस, ठीक है। तो यहां पर पीबीटी आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद लेस करेंगे आप टैक्स एक्सपेंस या इनकम टैक्स जो भी लिखा हुआ है, चलो अब मैंने लिख दिया है 700 जमा 500 ऐसी, अच्छा 700 जमा 500 जी, ऐही सी, इसकी तो ब्रैकेट क्लोज कर दो जी। इसके बाद आएगा पैट, और फिर उस पैट को करेंगे एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स और एनसीआई वर्किंग 5, और ये बैलेंसिंग एज इट इज, इस फिगर को हम नीचे उतार लिए, ठीक है जी। अच्छा अब जी सवाल का डाटा तो बेसिक सारा उठा लिया, एक चीज बस आप मिस कर रहे हैं अभी जो नहीं उठाई, वो है बॉटम पे मौजूद प्रॉफिट्स। ये नहीं, ये उठाते थे वर्किंग 5, और ये ए का प्रॉफिट, इसका 30% ये भी लेके आना है, ठीक है। तो एस प्रॉफिट्स कितने हैं जी, एस प्रॉफिट्स 1000। इस पे कोई नहीं आपने परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग लगानी होती, क्योंकि एस में तो हम कंट्रोल शो कर रहे हैं, सारा एस ऐड किया हुआ है, ठीक है। हाँ, एज प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज के साथ आएंगे, तो बोलो जी 750, इसका 30% 225, यानी कि एक ही हर ट्रांजैक्शन को जैसे हमने 30% कर दिया था, इसके प्रॉफिट को भी 30%, ठीक है। तो ये सारा डाटा 1 2 3, ये 3 नहीं लिखते, हाँ 1 2 3 ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 10 11 12, ये फिगर्स लिखनी, ये एडिशनल प्रॉफिट्स भी लिख दिए, बाकी कुछ नहीं आ रहा, ओके।
चलें जी, एडजस्टमेंट 1 पढ़ें। हाँ पढ़ें, इसमें क्या कुछ है, जो पहले पढ़ा हुआ है बस वही है, नई चीज़ नहीं है। एसोसिएट तो वर्किंग 2 में पढ़ा है, वर्किंग 1 में तो सब्सिडरी ही है, ज़रा चेक करें। पढ़ा जी? असल में ना बैलेंस शीट गिवन नहीं है, उसने इन्वेस्टमेंट बताई। पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें, तसल्ली से पढ़ें। रेपिटेशन वाला काम हो गया, अब एडजस्टमेंट है ना, सुकून से देख लें। वैसे ही एडजस्टमेंट आपने देखी हुई है पहले। P acquired 80% of S at start of year. Investment in S is appearing in P books at cost of 1200. P की सेपरेट बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की जो फिगर आ रही है वो जो ऐसे करके लिखा होता था, बैलेंस शीट अगर बनी होती तो P की बैलेंस शीट में एसेट्स चल रहे होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट इन एस, जो अभी थोड़ी देर पहले हम सुबह ये नमाज से पहले सवाल कर रहे थे, तो उसमें ये पी की सेपरेट बुक्स थी, ये पी एल, जिसमें क्या नज़र आ रहा था। अच्छा, इससे भी बेहतर दिखाऊं तरीका, ये जो क्वेश्चन 1 में था, पी की सेपरेट बुक्स में नज़र आ रहा था इन्वेस्टमेंट इन एस 50,000। ठीक है, ये फिगर के बारे में कह रहा है कि पी की सेपरेट बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन एस नज़र आ रही है 50,000। ये जैसे इधर लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर इस सवाल में, क्योंकि बैलेंस शीट गिवन नहीं है ना, तो वो फिगर उन्होंने हमें बताई। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट इन एस इस तरह से कह रहे हैं, कितने पे नज़र आ रही है 1200। सही है कि नहीं है ये तो बात की बात है, एज़ पर क्वेश्चन ये 1200 नज़र आ रही है। ठीक है ना, जैसे वो एस और अब तो ए भी होता है, ये बैलेंस शीट की बात हो रही है, सवाल में गिवन नहीं थी, इनकम स्टेटमेंट का सवाल है ना। ठीक है, तो पी की सेपरेट बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन एस नज़र आ रही है 1200 पे। ये बात समझ आती है ना। चलो, ये फिगर कहाँ पे, असल में ये होता है सवाल में जो चीज़ लिखी हुई ये वैसे कहाँ पे आज तक नज़र आती थी, ये पता लग रहा हो हमें। ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट इन एस की किताबों में नहीं नज़र आया करती, ए की किताबों में नहीं नज़र आया करती, सिर्फ पी की सेपरेट बुक्स में नज़र आया करती है, वो 1200 रुपये पर नज़र आ रही है। फिर कहता है, जो भी कहता है वो बाद में देखेंगे, पुरानी बात याद करें। वर्किंग 1.1 इसमें एडजस्टमेंट तो नहीं है, एंट्रीज बहरहाल करनी है। वर्किंग 1.1 इन्वेस्टमेंट इन एस हम निकालने लगे। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन में कैसे गिवन है, एज पर क्वेश्चन 1200 जो उन्होंने कर रखी है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विच इंक्लूड्स प्रोफेशनल फी ऑफ 50 इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसएल। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करना था, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया है। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, तुम्हें क्या पता कि ये क्या होती है। तो लेस करो इसमें से एक्सपेंस, एक्सपेंस था। ठीक है, मजाक कर रहा हूं यार, माइंड ना कर जाना जी, वे तुम नाराज होकर 2 दिन मुंह से जाके बैठे रहते हो हैं। अच्छा जी, ओ यार जी, साइलेंट हो जाता हूं जी। बताएं, एंट्री बताएं। एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट होना चाहिए था। अब पूरी बात करो फिर, तो गलती से कर दिया इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, रेक्टिफाइंग एंट्री करो, एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट, ए करानी सी इत्थे जी। तो एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एस नजर भी आ रहा है, क्वेश्चन में जो आ रही थी उसको माइनस किया हमने। ठीक है, कितने से जी 50, पहली एंट्री हो गई। अब बच्चों ये एक्सपेंस है, वो याद करें जिसको हम ये कहा करते थे कि ये क्योंकि पेरेंट ने एक्वायर किया ना सब्सिडरी को जाके, तो ये खर्चे सारे किसके हैं। लेकिन हम सीआरई वगैरह की बात नहीं कर रहे, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल कर रहे हैं ना। तो सिंपल सी बात है, ये एक्सपेंस जो है ये पेरेंट के एडमिन एक्सपेंस में डालना है। नहीं डाला हुआ था उन्होंने, सेपरेट की गलती है समझो। ठीक है, हाँ उन्हें इसको डालना है। पेरेंट के एक्सपेंसेस कहाँ है,
कहां है पेरेंट का प्रॉफिट एंड लॉस? कहां है पेरेंट का प्रॉफिट एंड लॉस? ये पेरेंट का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो और क्या है? ये पेरेंट की सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल, ये अदर इनकम, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये फाइनेंस कॉस्ट, ये इसका शेयर, ये इसका टैक्स, सब कुछ तो पड़ा है। तो पेरेंट का तो सारा प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, तो पेरेंट के प्रॉफिट एंड लॉस में एक एक्सपेंस को डालना है, तो ये पेरेंट का प्रॉफिट एंड लॉस डालो इसमें। इस बात पे क्यों इतना जोर दे रहा हूं, थोड़ी देर में पता लगेगा, ठीक है ना। तो पेरेंट के प्रॉफिट एंड लॉस में एक एक्सपेंस डालना है। बोलो पेरेंट का प्रॉफिट एंड लॉस कहां है? ये पड़ा है, तो डाल दो यहां पे, ठीक है जी। अब एक्सपेंस 50 से बढ़ाओ, एडमिन एक्सपेंस में पड़ा होगा 50 से बढ़ा दो, ये हो गया एक्सपेंस डेबिट। एडजस्टमेंट नंबर इधर लिख दो 1, जरा आपको याद रह जाए, ठीक है। ये एक्सपेंस डेबिट और ये इन्वेस्टमेंट इन एस क्रेडिट। 50 से एडजस्टमेंट नंबर आ गई, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 चल रही है। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा, वैसे सही हो गया, अब कितना हो गया? ये सही हो गया, कितना हो गया? 1150, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट की फिगर सही होगी, इसमें एक एक्सपेंस गलती से एडेड था। IFRS 3 और 10 कहते हैं ये एसडी कॉस्ट में, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, ये एक्सपेंस आउट करते हैं, पढ़ाया था, ठीक है। सही कर लिया हमने, डन जी। नेक्स्ट, जरा इधर हो जाए भाई मेरी से साइड पे। नेक्स्ट, फर्दर a cash consideration of 1000 payable after 4 years relating to acquisition of S shares is still वादा किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया। वफा तो बाद में करोगे, पहले रिकॉर्ड तो करो। किसी को उधार, भाई ये मामलात हैं, हमारा दीन भी कहता है लिख लो इन चीजों को, इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, ठीक है। तो हमने क्या कहा था हबीबी को कि ये पकड़ो कुछ कैश, कुछ हमारे शेयर्स लो, कुछ कैश ले लेना, परचेज कंसीडरेशन पेएबल, ऐसे ही था। डेफ, बल्कि लफ्ज इस्तेमाल किया था डेफर्ड कंसीडरेशन पेएबल, नहीं याद तो दिखाऊं सवाल? डेफर्ड कंसीडरेशन में डेफर्ड कहने कर जाना है जी, डेफर्ड कंसीडरेशन पेएबल, डेफर्ड कंसीडरेशन पेएबल 1000 रुपए 4 साल बाद पे होना है। तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर निकाल के उसे डिस्काउंट करके फिर उसे रिकॉर्ड करते थे, और ईयर एंड में फिर उसका, ये तो शुक्र करो ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये एडजस्टमेंट दिखा देगी हमें, जो उस दिन नहीं देखी थी हमने, ठीक है। अब एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 12% है। अगली बात तो डिफरेंट है, वो अगली बात है। फिलहाल इधर देखो, हमने ऐड करना है क्या चीज? परचेज डेफर्ड, बल्कि डेफर्ड लफ्ज इस्तेमाल किया था, डेफर्ड कंसीडरेशन पेएबल, डीसीपी। ओह जी, डीसीपी। अब ये डीसीपी निकाला था हमने कैसे? 1000 देना है 4 साल बाद, डिस्काउंट रेट है 1.12 रेज़ टू पावर -4। क्या आंसर? 636। 636 की एंट्री क्या सिखाई थी, याद करके बताओ? इन्वेस्टमेंट इन एस। रिकॉर्डेड है तो छोड़ दो, पर इन्वेस्टमेंट की फिगर तो सही करनी थी, नहीं रिकॉर्डेड तो रिकॉर्ड करो। तो इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट, डेफर्ड कंसीडरेशन पेएबल क्रेडिट 636। ओके, लेकिन साथ ही एक और एंट्री भी करनी पड़ती थी जब ईयर एंड। अच्छा, अब ये डबल एंट्री हुई है। पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट, ठीक है, और परचेज कंसीडरेशन पेएबल, वो जो बैलेंस शीट बनती थी उसमें यहां पर शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, ऐसे चलते चलते डेफर्ड कंसीडरेशन पेएबल 636, ये डबल एंट्री हुई। इन्वेस्टमेंट डेबिट, डेफर्ड कंसीडरेशन पेएबल क्रेडिट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। डन? ओ भाई डन, ओ डन। अच्छा, अब ये इन्वेस्टमेंट की फिगर हो गई फाइनल। टोटल कितना बना? 1786। देखो, ये इसलिए मैंने क्लोज की कि कोई बच्चा ये ना करे कि जो इंटरेस्ट अभी निकालना है हमने 1786 बोला ना, जो इंटरेस्ट अभी निकालेंगे वो भी कहीं इन्वेस्टमेंट की फिगर में ना ऐड कर दें।
वो कभी भी नहीं होना इन्वेस्टमेंट की फिगर में ऐड, वो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में, या सीआरई एसआरई जो भी देखना, सीआरई होता है वैसे, एसआरई तो कभी नहीं होता, वो हिट करते थे, ठीक है ना। तो 1786 ये फिगर निकालनी थी जी हमने। आज ये वर्किंग 1.1 से निकली है 1786, ठीक है। 50 इसमें गलत एडिट था, माइनस कर दिया, और जो नहीं रिकॉर्डेड था वो ऐड कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन एस, डन। अच्छा, अब अगला काम भी कर ही लो। ये पेएबल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करवाना है ताकि चौथे साल के एंड पर ये बराबर हो जाए 1000 के। तो फिर सिंपल सी एंट्री कही थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करके डेफर्ड कंसीडरेशन पेएबल को क्रेडिट कर लेना, और बड़ी सिंपल सी हमने कहा था ये लायबिलिटी को इंटरेस्ट रेट लगा दो 76, यही आता है। अब ये तो उधर चला गया जहां जाना था, बैलेंस शीट में पेएबल चला गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन वो बैलेंस शीट तो हम बना ही नहीं रहे थे, मैंने वैसे ही सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट की बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसमें वो याद करो हम कहा करते थे कि ये एक्सपेंस सीआरई को डेबिट कर दो, क्योंकि पेरेंट ने ये वादा किया है ना लेट पे करने का। पर अभी हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे कि सीआरई की बात करें, अभी तो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो जैसे ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो गया था, वैसे ही ये इंटरेस्ट एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस के फेस में फाइनेंस कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में डबल एंट्री तो बोलनी नहीं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अगर इकट्ठा सवाल चल रहा होता तो हम एंट्री क्या करते, सीआरई डेबिट डेफर्ड कंसीडरेशन पेएबल क्रेडिट, बैलेंस शीट बन जाती, फिर इनकम स्टेटमेंट पे आते तो क्या कहते, ये तो बैलेंस शीट टाइप, बैलेंस शीट टाइप, बैलेंस शीट टाइप है ही, बैलेंस शीट टाइप पेएबल है, ठीक है। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इसको लेते हम कहते बस सिर्फ इसको देखो 76 है, ठीक है। अभी तक सब्सिडरी वाली एडजस्टमेंट ही चल रही है, एसोसिएट तो अगली एडजस्टमेंट भी थी, यहाँ तो सब्सिडरी फिर रही है, ये तो पहला पड़ा हुआ है, सिर्फ उसको प्रॉफिट एंड लॉस में देख रहे हैं, ठीक है। तो 76 से इंटरेस्ट एक्सपेंस को बढ़ा दो, और ये भी अभी तक एडजस्टमेंट 1 ही चल रही है, ठीक हो गया। जी शुरू करें, आगे आ जाए जी। अच्छा जी, अगली बात अभी जारी है। शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस ऑन एक्विजिशन डेट वर 4000 एंड 1800, बस यही बात बताई है, पता नहीं क्यों बताई है वर्किंग 1 के लिए। तो शेयर कैपिटल ऑफ एस कितना है जी, 4000, और रिटेन्ड अर्निंग्स यहां पर प्री ही आती थी भाई, कितनी, 1800, बस ठीक है, डन हो गया। चलो, पॉइंट 1 इज आखिरकार ओवर, आगे कुछ भी नहीं है जी। पी एक्वायर्ड 30% इक्विटी शेयर ऑफ एस ऑन यकम अक्टूबर 16, हम इस वक्त खड़े हैं 30 सितंबर 18 में, पुरानी बात है, ठीक है। 30% यूज करना था वो पहले से ही उठा लिया हमने, ठीक है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ओवर। अब एडजस्टमेंट्स का वक्त हुआ चाहता है, खवातीनों हजरात, खवा पाँचों काफ़ी सारे हजरात, 3 तो नहीं है ना, 5 है। हाँ जी प्यारे बच्चों, पागल खानों, पी ने प्रोवाइड किया 500 का लोन एस को सम ईयर्स बैक। अगली बात तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ ये पी ने लोन किसको दिया है, एस को, एस को, यानी पी की किताबों में रिसीवेबल फ्रॉम एस आ रहा होगा और एस की किताबों में पेएबल टू पी आ रहा होगा, इसको आपस में कैंसिल करना है कहाँ पे, क्या बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं, तो आपस का रिसीवेबल पेएबल तो बैलेंस शीट के सवालों में करते थे, ठीक है। अब अगली बारी आई इंटरेस्ट, ओ अब इंटरेस्ट चार्ज होकर पे हो गया या नहीं हुआ,
बैलेंस शीट के सवाल में इससे सरोकार होता था, क्योंकि बैलेंस शीट के सवाल में आपको कहा था इनकम एक्सपेंस को मत देखो, रिसीवेबल पेएबल को देखो। लेकिन जब बैलेंस शीट का सवाल खत्म हो गया था तो मुझे याद है कल गालिबन हमने लिखा था कि इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस हो, या कहां लिखा था, काश के मुझे मिल जाए, पता नहीं कहां लिखा था। चलें, क्वेश्चन नंबर बता दे यार प्लीज, है पास पेपर 3। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। जरा सामने आ जाए ना वो बात, इजी हो जाता है बंदे के लिए समझना। यहां भी नहीं लिखा हुआ भाई, धोखा धोखा। चलें जी, अल्लाह दी मर्जी, फिर नहीं मिला छोड़ें जी, वो मैं आपको याद करा तो रहा हूं, अब कुछ तो आपको याद भी रखना चाहिए। हैंड रिटन पेजेस में, यस याद आया, हैंड रिटन पेजेस में हमने लिखा था, किधर गए, ये लिखा था इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली एडजस्टमेंट वाला सफा था ना जो हमने पढ़ा था, एंड पे पढ़ेंगे, इस तरह से एसोसिएट का भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जिसमें हमने डिसाइड किया टोटल 12 ही एडजस्टमेंट है बस। अच्छा जी भाई साहब, मैंने कहा था अगर इंटरेस्ट इनकम हो, एक्सपेंस हो, मैनेजमेंट फी इनकम हो, एक्सपेंस हो, आपने बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम एक्सपेंस को इग्नोर करना है, वर्किंग 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम एक्सपेंस को इग्नोर करना है, एसआरई के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम एक्सपेंस को इग्नोर करना है, लेकिन सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का सवाल बनाते हुए कैंसल करना है फेस पे। एक की किताबों में इनकम आ रही, दूसरी किताबों में एक्सपेंस। मसला ये है ना कि ये पेरेंट और सब्सिडरी का मामला है, पेरेंट और एसोसिएट का होता तो ना करते, क्योंकि एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंस ना होता, या एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम ना होती, दोनों की इनकम स्टेटमेंट है नहीं, पर पी और एस दोनों की इनकम स्टेटमेंट एडेड है, ठीक है। तो फिर इस सारी एडजस्टमेंट में से हमारे कम की चीज क्या निकली, ये कि 10% ऑफ 500 कितना बनता है, ये 50 रुपए पी ने लोन दिया है तो इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया, और रिसीव हुआ या नहीं हुआ हमारी बला से, ठीक है। सम ईयर्स अगो का मतलब पूरा साल, इस साल में लोन आउटस्टैंडिंग रहा है, तो 500 का 10% 50 रुपए पी ने अपनी इनकम में रिकॉर्ड किया हुआ है और एस ने अपने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड किया हुआ है। और हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमने इसको क्या करना है, कैंसल एट फेस। एक की किताबों में इनकम है, दूसरी किताबों में एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन साथ ही वर्किंग 5 का भी सोचो, वर्किंग 5 पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। मैंने कहा तो सोचें आएंगी, सोचों से छुटकारा हासिल करो, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी कंसल्टेशन में सोचो ना, वैसे भी काफ़ी कुछ सोचा है हमने, अब इससे ज़्यादा क्या सोचें, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों पे ब्रेक लगानी भी पड़ती है, क्योंकि फिर तो ये समंदर है, डूबते चले जाओगे फिर, ठीक है। तो 50 रुपए की इनकम की किताबों में इनकम है, दूसरी किताबों में एक्सपेंस है जी, 50 रुपए। तो जिसने भी, चलो पेरेंट ने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की होगी अदर इनकम में, तो पेरेंट की किताबों में से माइनस कर दो, मैं यहां पे लिख लूं ऐसे करके 50, और वो जगह भर लेंगे बाद में जरूरत पड़ी तो, ठीक है। और सब्सिडरी ने अपनी फाइनेंस कॉस्ट में रिकॉर्ड किया होगा 50, ये मैं कह रहा था आमने सामने आ जाए, एक की किताबों में से इनकम माइनस की, दूसरी किताबों में से एक्सपेंस, फेस के ऊपर ये एडजस्टमेंट कर ली। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है जी, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 है, ठीक है जी। डन हो गया। चलो, बैलेंस शीट का सवाल होता तो फिर देखते रिसीवेबल पेबल है या नहीं है, होता इंटरेस्ट का तो वो रिवर्स करते, लोन का रिसीवेबल पेबल तो है वो रिवर्स कर लेते फेस पे, पर बैलेंस शीट का सवाल नहीं कर रहे हम। 3 हो गया जी। वर्किंग 4, ड्यूरिंग द ईयर पी सोल्ड गुड्स टू ए, पी टू ए, तो वर्किंग नंबर 8 पी टू ए आ गया जी। पटवा स्टॉप से पता नहीं कहाँ चले गए हम जी। सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट, और क्योंकि एसोसिएट है तो आगे एसोसिएट का शेयर भी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ड्यूरिंग द ईयर पी सोल्ड गुड्स टू ए फॉर 1000 रुपया,
ए को, पी ने ए को चीजें बेची हैं फॉर 1000, तो ये सेलिंग प्राइस होगी। और बोलो सेल हुई ना, तो 1000। आगे कहता है एट द ईयर एंड ए स्टिल हेल्ड 1 क्वार्टर ऑफ दीज गुड्स इन द इन्वेंट्री। तो 1 क्वार्टर का मतलब 1000 का 1/4 डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना 250। मार्कअप मार्जिन भी पता नहीं दिया हुआ है कि नहीं। एंड प्रॉफिट एलिमेंट ऑन अनसोल्ड स्टॉक इज, टेंशन न लो, कितना है? हाँ है प्रॉफिट अन्ना, लेकिन दिया हुआ है ना, बस ठीक है। आपको क्या मसला क्या है इससे? ठीक है, बड़े प्रॉफिट पे बेचा है, सही लुट मचाइए है। 200 वाली चीज कहीं 250 की बेची हुई है इसने, है ना। अच्छा, अब एसोसिएट है, बोलो एसोसिएट इन्वॉल्व हो गया, तो इसका मतलब पीज शेयर निकालेंगे 200 इंटू 30% है हमारी एक्विजिशन, शेयर होल्डिंग हमारी एसोसिएट में कितनी है 30%, ठीक है। तो इंटू 30%, जी फरमाएं 60। अच्छा, अब वैसे मैं एंट्री कर देता हूं, एंट्री है ना, एंट्री करने में क्या हर्ज है? जरा थोड़ी देर के लिए पिछली रिवीजन करते हैं जो भी पिछली क्लास में किया था। किसने बेचा? पी ने। तो किसने इनकम रिकॉर्ड की? पी ने। तो पी की इनकम कहां पड़ी है? तो सीआरई को कर दो डेबिट। किसके पास पड़ा है? तो ए की इन्वेंट्री में पड़ा है। ए की इन्वेंट्री हमारे पास है नहीं बैलेंस शीट में, तो वर्किंग 7 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट कर दो। लेकिन ये तो सवाल था बैलेंस शीट का। अब इनकम स्टेटमेंट में तो हमने सिर्फ एक्सपेंस या इनकम को रिवर्स करना होता है, ठीक है ना। अब बेचने वाला कौन है? पी। तो प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया हुआ है? पी ने। तो हम क्या करेंगे? हम इंक्रीज कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ पी, ताकि प्रॉफिट, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में कैसे इस प्रॉफिट को, अनरियलाइज प्रॉफिट को रिवर्स करते थे। हम कहते थे जीपी को डेबिट करने की बजाय क्या करो? याद है पहली क्लास जब इलस्ट्रेशन 1-2 में सिखाई थी एंट्री, कि या तो प्रॉफिट रिवर्स करने का तरीका क्या है? प्रॉफिट को डेबिट कर दो। हमने कहा था जीपी को डेबिट करने की बजाय ज्यादा बेहतर क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर दो। कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट होती है, जीपी तो हम बैलेंसिंग निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ये एंट्री होती थी, याद है। और बोलो चाहे पी टू एस होता था चाहे एस टू पी होता था, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा के प्रॉफिट रिवर्स करते थे। एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम राइट, ठीक है। तो 60 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो कमा रखा है पी ने, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज कर दो किसकी? पी की। और पी की कॉस्ट ऑफ सेल कहां पड़ी है? ये पी की कॉस्ट ऑफ सेल है। तो पी की कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाओ कितने से? एडजस्टमेंट नंबर बताओ, एडजस्टमेंट नंबर बताओ। 4। क्या हुआ तुम्हारे दिमाग को? किसके दिमाग को कुछ हुआ? हाँ, तुम तो आए ऐसे हो, पता नहीं बीच में से आ गए हो, तुम्हें कोई सवाल नहीं, क्लास के बाद करना सवाल। अच्छा बोलो। ये मैंने किसी को भी नहीं बताया। अच्छा, पिछली क्लास में बताया था कि हर ट्रांजैक्शन एसोसिएट वाली जो होती है उस पर 30% लगाना है, जो हमारा शेयर है। फिलहाल इतना ही बताया है। जिसने भी बेचा है, उसने भी बेचा होगा तो 30% करेंगे। एसोसिएट के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन होगी 30%, ये भी 30%, हर चीज 30। फिलहाल बस इतना ही। ओके जी, एडजस्टमेंट इज ओवर, एडजस्टमेंट इज ओवर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये पिछली क्लास की ना रिवीजन ही चल रही है वैसे, देखा जाए तो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 5, ड्यूरिंग द ईयर इन ईच मंथ ए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80 टू पी। पहले रुख तो देख लें, रुख है अटॉप ए टू पी, ऐसे ही है, ए सोल्ड गुड्स टू पी। अच्छा, अब इस एडजस्टमेंट को ना ध्यान से पढ़ो। कंसोलिडेशन इज नो वेयर हेयर, एक्चुअली दिस इज अंग्रेजी, अंग्रेजी चेक किया मेरी। कंसोलिडेशन इज नो वेयर हेयर, एक्चुअली देयर इज अंग्रेजी। पढ़ो, अंग्रेजी है, कंसोलिडेशन आपको आती है। हरी आप जी बेटा, ये ना
ये एसोसिएट की ट्रांजैक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं भूल गया इसको बात करना। हम कहते थे इसको एक ने सेल में रिकॉर्ड किया, दूसरे ने परचेज में, तो एक की सेल में पड़ा उससे माइनस करो, दूसरे की परचेज में पड़ा उससे माइनस करो, आपस की सेल परचेज। अब पी की सेल में तो पड़ा है, लेकिन क्या ए की कॉस्ट ऑफ सेल आपने ली हुई है, तो पी की सेल में से तो माइनस कर लोगे। यहां पे ए की कॉस्ट ऑफ सेल का क्या करोगे, बात समझे हो? नहीं 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 नहीं, हमारी ए हमारे लिए आउटसाइड ही है, उसका जो इंटरेस्ट, उसका जो नहीं, उसमें जो इंटरेस्ट है हमारा वो इस नीली लाइन में आ रहा है बस, उसके अलावा वो हमारे लिए बाहर की दुनिया है। ये लाइन निकाल दो तो बाकी हम वही हैं, पी और एस, ठीक है। ये कजन है, ये अब्बा जी का भाई होगा, चाचू है, ठीक है, मैं और अब्बा जी नहीं है, बात समझ रहे हो? तो ये लाइन में सारा इंटरेस्ट पड़ा है बच्चे, ओके। तो सादा बात, एसोसिएट की ट्रांजैक्शन में ना आपस की सेल परचेज है ही नहीं, है सेल परचेज आपस की, लेकिन आप फेस के ऊपर सेल को सही कर लोगे अगर, तो परचेज कहां है, परचेज तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर सिर्फ ये देखना है हमने एसोसिएट के सवालों में कि किसने बेचा, पी ने, तो प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया, पी ने, तो फिर पी का प्रॉफिट कहां पड़ा है, ये सारा पी का प्रॉफिट ही है, तो उसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का तरीका क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा लो, ज्यादा बेहतर समझ आएगा नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, क्योंकि अब दूसरा रुख होने लगा है, रिवाइज होगी सारी बात ए टू पी। समझ आइए बेटा आपको। ड्यूरिंग द ईयर, अंग्रेजी, इन ईच मंथ, किथे गया, ए सोल्ड गुड्स, ओ फल्ला नई मुसीबत, कॉस्टिंग 80, आज तक ऐसा नहीं हुआ था, एट कॉस्ट प्लस 20%। तो पहले तो ए टू पी में सोल्ड की फिगर निकालनी है, अब ये बड़ी मुसीबत है, किधर गया, 80 रुपए की कॉस्ट पर मंथ वाली चीजें हैं, ठीक है, वो 80 रुपए की नहीं बेचते बल्कि उसमें 20% ऐड करते हैं, कितनी ज्यादती की ना। तो यहां पर मैं C प्लस पी इज इक्वल टू एस बना लेता हूं, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। अब इधर देखो भाई, वो कहता है 80 रुपए की कॉस्ट है, जबकि हम उसको बेचते हैं मार्कअप ऑफ 20% पे, तो ये कॉस्ट है ना, कॉस्ट, पहली बार ऐसा देखा हमने, आज तक कंसोलिडेशन में ऐसा नहीं हुआ था, फिगर जो गिवन होती है सेलिंग प्राइस होती थी, ठीक है ना। तो आज प्रॉफिट भी नहीं निकाल रहे, आज सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 80 ओवर, शायद जरूरत ना भी पड़ती, लेकिन फिलहाल चलो सोल्ड की फिगर तो निकालें जी, 80 ओवर 100 इंटू, अब ये जो भी फिगर आएगी कितनी आती है वैसे, ये 96 सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये क्या था, ये क्या था, पर किधर गया, मंथ, ईच मंथ, इन ईच मंथ, ठीक है। तो अगर पूरे साल की सेल चाहिए तो इंटू 12 मंथ्स करो, आंसर इज जी 1152। इतनी कोशिश करके भी वो ऐसे ही रह गया जी, 1152 11, पता नहीं इसको यूज करना है या नहीं, लेकिन एक कैलकुलेशन तो सीख ली ना हमने कम से कम, ओके। अच्छा जी, अब ये तो है सोल्ड, अब आगे वो क्या कह रहा है, एट द ईयर एंड 75% ऑफ द गुड्स परचेज इन सितंबर, ऐसे ही इसके ऊपर लगे रहे। चलो चेक कर लेते हैं ना, अगर यही एडजस्टमेंट सब्सिडरी के लिए आती तो सेल की फिगर भी चाहिए होती जो फेस पे हमने सही करनी है, चलो एक कैलकुलेशन तो सीख ली ना। बहरहाल फिलहाल अनसोल्ड क्या है, वो कहता है जी अनसोल्ड जो है ना, वो अनसोल्ड जो है वो इसी 80 ओवर 100 इंटू 120 वाली फिगर को मल्टीप्लाई मत करो 12 से, ये एक महीने की जो सेल है इसका 75%, 70 है बस, 72, इसके अंदर जो प्रॉफिट है, अब वो कोई मसला ही नहीं है, हम 1 मिनट में निकाल लेंगे अनसोल्ड का प्रॉफिट। अनसोल्ड का प्रॉफिट कितना है जी, 72 अनसोल्ड है, ये है सेलिंग प्राइस, यानी 120 पे है, और इसमें 20 कितना है, तो कितना है 12, इसमें 20 प्रॉफिट है, मुझे भी पता है कितनी फिगर है जी। लेकिन अगला काम, क्योंकि एसोसिएट हैज़ बीन इन्वॉल्व, इसलिए पीज शेयर, तो 12 का 30%, हर ट्रांजैक्शन इसमें 30% से, तो कितना आ गया 4, 3.6,
3.6 30% नहीं था 12 का। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब पहले तो सुबह वाली क्लास की रिवीजन करते हैं। उसमें क्या था, बेचा किसने, ए ने, तो प्रॉफिट किसने कमाया, ए ने। ए का प्रॉफिट भी कहाँ पड़ा है, सीआरई में। अगली बात, किसके पास अनसोल्ड है, पी के पास, तो फिर पी का तो स्टॉक फेस में नजर आ रहा है तो स्टॉक क्रेडिट करेंगे। लेकिन भाई ये तो सुबह की बात थी, बैलेंस शीट का सवाल। अब इनकम स्टेटमेंट का सवाल सिर्फ देख रहे हैं। पहली बात, मेरे स्टूडेंट वाला सवाल, ये 1152 की सेल पी और ए की आपस की सेल है। अगर आप फेस पे कहते हो रिवर्स करें तो ए ने जो सेल की है तो यहां पर है ही नहीं कि इसको रिवर्स करें। ठीक है, माना पी की परचेज में आई होगी तो दोनों तरफ से तो फिर माइनस नहीं हो सकता ना, इसलिए सेल को क्या कर दिया, इग्नोर। समझ आइए बेटा, क्लियर हुआ है। अब रह क्या गया, अनसोल्ड बैलेंस शीट में आता है, स्टॉक है, मैं तो इनकम स्टेटमेंट का सवाल कर रहा हूं। फिर अनसोल्ड का प्रॉफिट, उसके अंदर भी हमारा शेयर 30%। अब आती है कहानी मुश्किल वाली, किसने बेचा है, किसने प्रॉफिट कमाया है। ए ने, ए का प्रॉफिट यहां पड़ा है, कहां पड़ा है, वर्किंग 5.1 में, तो फिर यहीं पर उसको हिट कर देंगे, सिंपल। अभी पहले क्या हुआ था, पी ने ए को बेचा था, कैंसिलेशन क्यों नहीं की, क्योंकि एक की सेल है, दूसरी की परचेज यहां पर नजर नहीं आ रही। फिर सारा कुछ करने के बाद फिगर निकाल ली हमने कहा किसने बेचा, पी ने। किसने बेचा, पी ने। प्रॉफिट किसने कमाया, पी ने। तो पी का प्रॉफिट रिवर्स करना है तो पी का प्रॉफिट लॉस सारा सामने पड़ा है, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाओ, प्रॉफिट चार्ज। ठीक है, अभी किसने बेचा है, ए ने अभी किसने बेचा है, ए ने, तो प्रॉफिट किसने कमाया है, ए ने। अब ए का प्रॉफिट कहां पड़ा है, वर्किंग 5.1 में पड़ा है, तो वर्किंग 5.1 पे प्रॉफिट को हिट करके कम करना है, तो प्रॉफिट इस तरफ पड़े, डेबिट कर दो। तो यहां पे लिखो डिडक्ट इन वर्किंग 5.1। ठीक है, रिलैक्स होके घर पे जाके इसको दो सवाल जो किए हैं दोबारा करना है। पहले वो क्लास वर्क वाला बैलेंस शीट सवाल करके उसका होमवर्क करना है, वो और पक्का कर देगा। यहां पे तो सिर्फ सिंगल इंपैक्ट ही देख रहे हैं, तो जल्दी से इसको फिर कर लेना, इसके साथ कोई और होमवर्क नहीं, इसी सवाल को दोबारा करना है आपने। ठीक है, ओके। तो कल की क्लास के लिए तैयारी सही से करके आनी है। नहीं सुनता जी, तो ये 3.6 है, ये फिगर सही है। ये 12 का 30% यही आता है ना। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जी, अब वर्किंग 1 में जाएं और 3.6 को डेबिट साइड पर लिख लें, क्योंकि ये सेल थी ए टू पी, सेल ऑफ स्टॉक थी ना, तो बोलो, लेकिन ए टू पी, तो ए टू पी है तो प्रॉफिट ए ने कमाया है, तो ए के प्रॉफिट यहां पड़े हैं, तो यहां पर क्या कर दो, रिवर्स जी, 3.6 डन। इंशाल्लाह द डाइजेशन विल कम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो जी स्टूडेंट जी, केड़ी पिक्चर देख ही बार भाई, अभी जान दो। पिक्चर ले दे, अपना काम कार जिहड़ा सानू पता है तू करना है। सवाल है, कोई सवाल नहीं है, बाद में यार पिक्चर सारी मैं दिलवा दूंगा। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो, ये भी सुबह वाली क्लास में, नहीं सारी एडजस्टमेंट ना हमें सुबह वाली क्लास में की हुई है। बोलो एक केड़ा 60, ये कॉस्ट ऑफ सेल में इसलिए लेके आते हैं कि पेरेंट ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है, प्रॉफिट को कम करना है तो प्रॉफिट को डेबिट करते हैं। लेकिन जीपी की फिगर ना हम बैलेंसिंग निकालते हैं, तो हमने उसका हल शुरू में जब ये पहली बार सीखी थी ना, तो मैंने कहा था उसका हल ये है, जीपी को डेबिट करने के बजाय कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करो, अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, पुरानी बात। हाँ, एसोसिएट में आके लगता है ऐसे, परेशान नहीं होना उससे, घर जाओ सवाल करो, नो इशू, घर जाओ जो सवाल कराया है वो करो, होमवर्क करो, ये सवाल करो, उसके बाद सुबह आओ, बहुत बेहतर होगा। ठीक है, वैसे मिक्स होने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो यहाँ पे पहुँच कर मुझे भी लगा था यार लगता है वो पिछला मिक्स हो रहा है, लेकिन वो 6-7 साल पुरानी, 3-4 साल पुरानी बात है। अच्छा सुने,
आगे क्या है जी, इक्विपमेंट। अगर जहन को अभी बदल लो ना तो कुछ मिक्स नहीं होगा, अभी के अभी इस एडजस्टमेंट बदल लो जहन कि कुछ मिक्स नहीं होता तो नहीं होगा, ये गारंटी ले लो मेरे से जी। ऑन 1 जुलाई 18 ए सोल्ड एन इक्विपमेंट टू पी एट अ गेन ऑफ 200, ठीक है, चलो गेन ही दे दिया, लेकिन रुख देख लो, रुख देख लो जरा, ए टू पी, ये बड़ी मुसीबत है। ये जो ए की एडजस्टमेंट आती है यही तो मिक्स हो रही है, एस वाली तो अभी भी ऐसे ऐसे होती है, तो मतलब पहला दिन है ना यार, कुछ तो उसको गुंजाइश दो, इतना तो हक बनता है IS 28 का कि पहले दिन तो आके थोड़ा सा मिक्स हो ले, ये तो कोई बात नहीं कि पहले दिन ही कुछ ना मिक्स हो, हद हो गई यार। थोड़ी सी मेहनत मांग रहा है ये आपसे, ठीक है, आप जाके मेहनत करोगे इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फैन। अब देखो इससे और आसानी क्या हो, उन्होंने गेन ही निकाल दिया है, तो डिस्पोजल अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं है, सुकून से लिखो गेन, गेन कितना है 200, लेस करोगे, सुबह वाली क्लास वाली एडजस्टमेंट है, लेस करोगे डेप्रीसिएशन 200 बटा रिमेनिंग लाइफ अल्लाह करे दियो, रिमेनिंग लाइफ इज 8, लेकिन ये डेट ऑफ परचेज से कंसोलिडेशन डेट तक होता है। 1 जुलाई 18 पे बेचा है तो जुलाई अगस्त सितंबर कितने महीने, 3 महीने माइनस कर दें, 6.3 कर लें, हमने कहीं पॉइंट्स यूज किए, एक पॉइंट किया ना तो 6.3 कर लें, फिर कोई कहीं पे 2 डेसिमल तो यूज नहीं ना किए, ओके 6.3। एक याद रखना पर्चे में ये आने टक्के से बैलेंस शीट आउट हो जाएगी, नहीं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट डिसाइड करो ना एक बार, सारे सवाल में उतने ही हो। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट डिसाइड किया ना तो फिर हर जगह पे एक डिजिट हो, 2 किए तो फिर हर जगह पे 2 ही हो, ओके सही है ना। वैसे कौन सा नहीं हो जाती है मैच, कंसोलिडेशन में ना आप एक एडजस्टमेंट सिरे से भूल जाएं, बैलेंस शीट मैच होगी, बात समझें, ठीक है, डेबिट ना क्रेडिट तो बराबर बैलेंस शीट मैच, ठीक है। अच्छा और चुप टाइम कम, मैंने कहा था 3 तक खत्म करना है, 3:10 हो गए, चुप करो। 193.7, बातों बातों में इतना काम नहीं हुआ, काम थोड़ा ही था, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट है ना साथ ही करवा रहा हूँ आज, मतलब 1 घंटे की सिर्फ ब्रेक के बाद, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को आधे घंटे की यार, ठीक है, इसलिए थोड़ा वजन ज़्यादा नहीं है, सुकून से घर जाके मैं कह रहा हूँ आपने बस ये 3 सवाल करने हैं, एसोसिएट तैयार होगा एग्ज़ाम लेवल पे इंशाल्लाह, ठीक है, कोशिश करनी जी बच्चों। पीज शेयर वाला काम तो सुबह भी किया था, अब भी कर रहे हैं, तो 193.7, क्योंकि एसोसिएट ने जब भी आना है हमने हर ट्रांजैक्शन 30% क्यों लगाना है कल बता दूंगा, लगा के आंसर बता दो, हाँ 58.1। अब सुबह वाली क्लास की रिवीजन करें तो ए ने बेचा, ए ने प्रॉफिट कमाया, तो ए का प्रॉफिट सीआरई में पड़ा है डेबिट, पी के पास पड़ा है तो पीपीई क्रेडिट, लेकिन ये सुबह वाली क्लास नहीं है, ठीक है, ये शाम वाली क्लास है, ये एक्स्ट्रा क्लास है, इसमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, किन्ने बेचिया ए ने, प्रॉफिट किन्ने रिकॉर्ड किया ए ने, तो फिर डिडक्ट फ्रॉम, क्योंकि ए का प्रॉफिट कहां पड़ा है, सॉरी ब्लैक, डिडक्ट फ्रॉम, डिडक्ट इन ऊपर वाला वर्किंग 5.1, देखो जहां पे ए का प्रॉफिट पड़ा है वहीं पर ही रिवर्स करोगे ना जाके, तो ए टू पी, अगर ए टू पी फिक्स एसेट भी बिके तो 58.1 को जो है आपने वर्किंग 5.1 में डिडक्ट करना है, सिंपल सिंगल इम्पैक्ट सोचते हैं हम, यहां से एडजस्टमेंट्स होकर सही प्रॉफिट वहां चला जाएगा, जो प्रॉफिट में से कमी बेशी करनी है यहां कर लेंगे ना, सही प्रॉफिट फेस पे चला जाएगा, ओके। तो ये देखो बेचारा खाली है आज, क्योंकि एसोसिएट सीख रहे हैं ना, ये देखो खाली है, पर्चे में ऐसा नहीं होता, पर्चे में ज्यादा एडजस्टमेंट इधर ही होती है, इक्का दुक्का इधर भी होती है, लेकिन अब देखो बेचारा आज खाली है, पिछले सवाल में भी खाली था, ऐसा ही खाली का खाली रह गया, ठीक है, क्योंकि हम एसोसिएट सीखना शुरू कर चुके हैं आज, तो तसल्ली से ध्यान से जाके आपने ये काम लाजमी करने हैं जी। 58.1 बस सिंगल इम्पैक्ट सोचना है। अब ये क्या है, ये पीपीई का प्रॉफिट रिवर्सल है, लेकिन चूंकि ए टू पी है तो ए के प्रॉफिट्स तो यही पड़े हैं हमारे पास, यहीं पे एडजस्टमेंट होगी जी जी, वो देख लेते हैं, वो कल देखेंगे सवाल में, फिलहाल
फिलहाल तो हम प्रॉफिट एंड लॉस है ही फॉर द ईयर, और ये प्रॉफिट तो होते ही फॉर द ईयर, ठीक है। और भाई कुछ रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया कोई रह तो नहीं गया, और कोई रह, ओ माय गॉड। तो क्या हुआ, एंट्री तो करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। ऑन 30 सितंबर 18 इट वॉज डिटर्मिन्ड दैट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ना सही गुडविल की इंपेयरमेंट हो सकता है, एडजस्टमेंट अकाउंट से नेगेटिव बनाना है भाई, एंड पे पता लगेगा ये गुडविल ने आना है या नेगेटिव गुडविल आई तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हो गया ना रेलेवेंट। पॉजिटिव में इंपेयरमेंट नहीं आई तो कोई बात नहीं, हो सकता है नेगेटिव गुडविल हमारे सवाल में है, ठीक है। अच्छा जी, 30 सितंबर में इट वॉज डिटर्मिन्ड दैट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वॉज इम्पेयर्ड बाय 150। हाँ, ये तुम मेरे ख्याल में ना इसी एडजस्टमेंट को देख के कह रहे थे, है ना, इसी एडजस्टमेंट को देख के कह रहे थे ना एमडी। वो कह रहा है हमने कई साल पहले इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की थी, यकम अक्टूबर 16 को, आज तक इंपेयरमेंट, इस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इंपेयर हो चुकी है आज तक 150 से, जिसमें से 50 इस साल से रिलेट करता है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं या बैलेंस शीट। अगर हम सुबह वाला सवाल कर रहे होते तो हम इसकी एंट्री करते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट हुई है ना, बोलो, तो पूरी अमाउंट से सीआरई डेबिट करते और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट करते पूरा 150, ओके। लेकिन हम इनकम स्टेटमेंट का सवाल कर रहे हैं, बैलेंस शीट का सवाल नहीं कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट का सवाल करना है तो एक तो डबल एंट्री से नहीं सोचना, और दूसरा इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बना करती है। अब सादा सी बात है भाई, किसकी इन्वेस्टमेंट इंपेयर हुई है, एसोसिएट की, ठीक है। तो वैसे तो अब आपके दिल में पता है क्या आ रहा है, आपके दिल में ये आ रहा है कि हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल में बढ़ा दें, वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, और सॉरी एडमिन एक्सपेंस में बढ़ा दें, उससे बढ़ने से भी प्रॉफिट नहीं कम होना है। तो एस का प्रॉफिट का शेयर जो है वो भी तो हमारी इनकम स्टेटमेंट में आके उसको बढ़ाएगा ही नहीं प्रॉफिट को, इसको हिट करा दो, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट पे असर नहीं पड़ना। तो बात सादा रख लेते हैं, कैसे, अगर इंपेयरमेंट हो तो सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल करते हुए चूंकि इन्वेस्टमेंट इन ए ही कम हुई है तो हम उसी के प्रॉफिट को हिट कर देंगे, यानी डिडक्ट कर देंगे इसको भी वर्किंग 5.1 में। ये बात शायद समझ नहीं आई आपको, मैं ये कहने से एक बार अगर इसमें ऐड कर दो इस एक्सपेंस को, कहो कि नहीं जी ये तो हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ के प्रॉफिट कम ही करेगा ना। तो यहां ना ऐड करो, यहां पे डेबिट कर दो, तो ये वाला प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये कम प्रॉफिट यहां पे चला जाएगा, तो अल्टीमेटली बात तो वही है। इसलिए आसान रख लो, ये बात याद रह जाती है कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इंपेयर हुई है तो एस के प्रॉफिट्स को हिट करा दो, ओके। तो बस इंपेयरमेंट लॉस जी, इंपेयरमेंट लॉस किसका है जी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का, कितना जी, 50। सिंगल इंपैक्ट, इनकम स्टेटमेंट करते हुए सिंगल इंपैक्ट, नहीं था तो ओके। और भाई आखिरी एडजस्टमेंट ना 100% सेम है आपकी उस एडजस्टमेंट से जो आज तक पेरेंट की किताबों में अदर इनकम में सब्सिडरी का शेयर ऑफ डिविडेंड रिकॉर्ड होने की होती थी। सेम 100% एसोसिएट की भी है, और इसकी भी लॉजिक यही है कि हम क्या करते हैं, हम एस के पूरे प्रॉफिट्स में ही जो अपना शेयर है वो यहां रिकॉर्ड कर लेते हैं। इक्विटी मेथड क्या कहता है, एस के प्रॉफिट्स का अपना पूरा शेयर यहां रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो फिर अगर ए इक्विटी मेथड, एस की तो एक्विजिशन मेथड होता है ना, ठीक है। ए की बात, I-28 क्या कहता है, ए के प्रॉफिट्स का पूरा शेयर जो आपका है इधर ऐड कर लो। अब अगर ए ने कोई डिविडेंड दिया है तो भी आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही होता है, ठीक है। तो हम एक दफा ए के सारे प्रॉफिट्स ऐड करें, दूसरी बार पेरेंट जो है अदर इनकम में ए के डिविडेंड का अपना शेयर भी रिकॉर्ड किए बैठा, तो डबल रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं, लाइक सब्सिडरी। तो ये 100% सेम होगा। अगर पेरेंट ने
एस के डिविडेंड का अपना शेयर अदर इनकम में रिकॉर्ड किया है तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए माइनस करेंगे। और अगर पेरेंट ने ए के डिविडेंड का अपना शेयर इनकम स्टेटमेंट अदर इनकम में रिकॉर्ड किया हुआ है तो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम उसको भी माइनस करेंगे। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बैलेंस शीट का सवाल करेंगे तो उसको देखेंगे ना। फिलहाल आज सवाल कौन सा कर रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो लिख लो, जो ट्रीटमेंट एस डिविडेंड के साथ था वही ए के डिविडेंड के साथ होगा। यानी अगर पेरेंट ने अपना शेयर रिकॉर्ड किया हुआ है अदर इनकम में तो क्या कर देंगे, वजह सेम ही है। वहां पे तो पूरा एस ले लेते थे, यहां पे ए के प्रॉफिट्स का अपना शेयर ले रहे हैं, तो डबल डबल रिकॉर्डिंग ना करो। तो लिख लो यहां पे कि ये देखो, इंक्लूडेड इन अदर इनकम ऑफ पी, पहले ये पढ़ तो लें। इंक्लूडेड इन अदर इनकम ऑफ पी इज इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए। ए अनाउंस्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 50। ए ने अनाउंस किया 50 रुपए का डिविडेंड 18 में। अब 50 रुपए के डिविडेंड में से पीज शेयर, लेकिन पीज शेयर ऑफ एस डिविडेंड, आज ए डिविडेंड, पीज शेयर ऑफ ए डिविडेंड कितना है जी? टोटल कितना उन्होंने अनाउंस किया है? 50। हमने कितना इसको किया हुआ है? 30%। तो 30% क्या आंसर आता है? 15। ये 15, इस 15 के साथ स्टार लगाओ और लगाकर लिखो इसका ट्रीटमेंट सेम सब्सिडरी वाला। क्या मतलब? अगर सब्सिडरी केस में अदर इनकम में ये ऐड करता था तो हम माइनस करते थे, एसोसिएट के केस में करेगा तो हम माइनस करेंगे। ओके, तो लिख लो सेम ट्रीटमेंट एज सब्सिडरी डिविडेंड। डन। अब वो कह रहा है पी की अदर इनकम में ये 15 इंक्लूडेड है, रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो अदर इनकम में आए और अदर इनकम में ये जगह खाली थी, जो भाई ने कहा खाली क्यों छोड़ी हुई है, मैंने इसको भर लिया जी, -15। और ये क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 8। ये मैंने आमने सामने लिखे थे ना, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, जगह जरा यहां पे खाली थी। ठीक हो गया जी, सही है। अब शुरू करें जी, अब यानी खत्म करें। चलो एडजस्टमेंट अकाउंट को चेक कर लें। बताओ जी, 5800। अब सवाल में कहीं फेयर वैल्यू का जिक्र नहीं है ना, तो इसका मतलब एनसीआई को किस पे रखोगे? प्रोपोर्शनेट शेयर दोगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। अच्छा जी, तो 5800 और सब्सिडरी को कितना एक्वायर किया हुआ है आपने? सब्सिडरी को कितना एक्वायर किया हुआ है? 80%। तो फिर 20% एनसी आएगा इंटू 20, कितना बनता है? काफी बनता है। झुकते लगाते हो जी, 1160। अच्छा, अब ये जाना एनसीआई में है, लेकिन एनसीआई की जरूरत हमें नहीं है, वो उधर डेबिट होना था, इधर डेबिट होना, वहां पे क्रेडिट होना था। ठीक है, चलो छोड़ो। मुझे बताओ गुडविल है कि नेगेटिव गुडविल? सुभान अल्लाह, तो जरूरत पड़ गई ना जी। 2854 नेगेटिव गुडविल, जो के बैलेंसिंग आई है, जो के बैलेंस शीट का सवाल करते हुए सीआरई में जाती थी, जबकि इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए, और आपको कहा था कि ये भूल जाते हैं बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल करते हुए, तो इसको क्या करो, अदर इनकम में। सरदान भूल जाते हैं? नहीं भूलते। अच्छा चले, कोई बात नहीं। तो 2854, ये 2854, ये अपने समझने के लिए लिख लो इसके साथ नेगेटिव गुडविल। ठीक है, अपने समझने के लिए इसके साथ लिख लो, ये क्या है? नेगेटिव गुडविल। ओके, वर्किंग 1 लिखना है तो वर्किंग 1 लिख लो। बहरहाल कोई भी निशानी लिख लो जिससे पता लग जाए कि ये हमारी नेगेटिव गुडविल आई है। ओके जी, लो भाई, ये बैलेंस हो गया। कोई एडजस्टमेंट नहीं बेचारे में आई, बेचारा इधर तो हमने पुर कराना है। एनसीआई 1000 का 20%, कितना जी? ये तो जाके लिखो ना, साथ ऐसे भी करना। कोई एडजस्टमेंट। उसके बाद ये एडजस्टमेंट से भरपूर क्लोजिंग एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ ए शेयर ऑफ पी इन ए प्रॉफिट एडजस्टेड कितना है? 113.3। 113.3
3.3। ठीक हो गया, बस अब टोटल्स रह गए हैं। ओके जी, सेल 14,500, कॉस्ट ऑफ सेल्स 6060, जीपी 8440, फिर अदर इनकम ऐड करो जी 3489, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4376, फाइनेंस कॉस्ट 876, फिर ऐड करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट और पीबीटी बताओ सही 4400 है, 4400 ठीक है जी, बाकी सही जा रहा है भाई। ओके पीबीटी 6766.3, फिर 1200 टैक्स माइनस करो 556.3, बैलेंस शीट टैली करो इनकम स्टेटमेंट में 556.3 एज इट इज उतार लो और बैलेंसिंग 53.3। जी भाई हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता था, ट्रायल, वहाँ से इनकम स्टेटमेंट जा सकता है। आपको तकलीफ हो रही है तो इसको काट के लिख दें प्रॉफिट एंड लॉस, एक ही बात है। मतलब क्लोजिंग बैलेंस ने यहाँ इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस इनकम है ना, इनकम है प्रॉफिट इसलिए जी ठीक है। चलें जी, अब होमवर्क बस वही है, इससे पिछला सवाल। ओके, कोशिश करनी है आपने कि इसको एक सिटिंग में बैठ के तीनों सवालों को कर लें, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा क्वेश्चन 3 नहीं लेगा, 45 मिनट बल्कि उसमें लगेंगे। ओके, और हुए सवाल आधा आधा घंटा। तो अगर आप ये 1.25 घंटे लगा गए तो एसोसिएट तैयार है। फिर कल हैंड रिटन पेजेस से आपको पढ़ाऊंगा, ये एडजस्टमेंट वहाँ पे भी लिखी हुई हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।